नमस्कार दोस्तों। आपको पता है सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन के दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि सीनियरिटी आधारित प्रमोशन हो और दूसरा है कि आप प्रमोशन की परीक्षा दे करके और क्वालिफाई करके अगले पद पर जाएं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात ईएसआईसी भी प्रमोशन की परीक्षाएं कंडक्ट करने जा रही है और इन परीक्षाओं में सबसे बड़ी बात है कि एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से असिस्टेंट और असिस्टेंट से एसएसओ, ये 3 स्तर की परीक्षाएं होने जा रही है और इन परीक्षाओं को एलडीसीई कहा गया है। आज की इस चर्चा में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एलडीसीई में यूडीसी अर्थात अपर डिवीजन क्लर्क अर्थात प्रवर श्रेणी लिपिक के प्रश्न पत्र कैसे हो सकते हैं। पुराने कुछ प्रश्न पत्र आपको दिखाऊंगा और उनके विषय भी आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज के सत्र के बाद मैं फिर ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं उन प्रश्न पत्रों को हल करके और आने वाले समय में किस प्रकार का प्रश्न पत्र हो सकता है इसकी एक झलक आपको देने का प्रयास करूंगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आपको यूडीसी के एलडीसी के लिए क्या क्या प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पार्ट होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है वह है मैथमेटिक्स। सबसे कठिन चीज है मैथमेटिक्स का मतलब हो गया, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यह अंकगणित मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश और हिंदी भी दोनों में है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। सिंपल सा है, जैसे इफ 1/6 इंटू ये माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये है, तो क्वेश्चन मार्क व्हाट शुड बी देयर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से आपको 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, 6/7, 5/6, 7/8। हालांकि यहाँ इन्होंने आंसर दिया हुआ है, बट हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इस तरह के 100 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको ईएसआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। नहीं मिला तो आप बताइएगा, मैं आपको आपके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया हैंडल पर भेज दूंगा। जैसे ये देखिए कि ये प्रश्न करता है कि 6250 की एक राशि 2 वर्षों में एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 7840 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है। उस दर से 12200 रुपए की एक राशि पर इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये आपको इंटरेस्ट, ब्याज और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये कैलकुलेशन होता है। सिंपल होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो इस तरह का पहला प्रश्न पत्र आपको मैथमेटिक्स से सामना करना होगा। मैथमेटिक्स बहुत आसान है अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो। इसके बाद जो अगला प्रश्न पत्र है वह आपका प्रश्न पत्र है सर्विस रिलेटेड। आप काम कर रहे हैं तो काम के दौरान आपको जो जो चीजें, अर्थात इसमें ब्रांच ऑफिस मैनुअल की चीजें रहेंगी। जैसे ये देख ले लेते हैं, ईएसआई के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से स्थापन कारखाने नहीं आते, या ये देख लीजिए, हर पखवाड़े में मूल्यांकित किए गए कर्मचारी के लिए औसत दैनिक मजदूरी की गणना इनमें से किसके आधार पर की जाती है। अर्थात एवरेज जो वेज कैलकुलेशन आप कहते हैं, हर पखवाड़ा मतलब 15 दिन में, तो कैसे करते हैं। मजदूरी की अवधि में सभी कार्य दिवस बाई 15 मतलब, या फिर मजदूरी की अवधि में सभी कार्य दिवस। मजदूरी की अवधि मतलब आपका जो नौकरी पे वह जाता है वह जो पीरियड है डिवाइडेड बाई 13 या फिर डिवाइडेड बाई 14 या डिवाइडेड बाई 12। एक्चुअल आंसर होता है 13। तो ये अगर आप ब्रांच ऑफिस में काम किए हैं या बेनिफिट में आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है इस क्वेश्चन पेपर में आपको बेनिफिट रिलेटेड रहेगा, आपको रिकवरी मैनुअल से रिलेटेड रहेगा, रिकवरी से, रेवेन्यू से रहेगा, और कुछ आपको ऑफिस प्रोसीजर के प्रश्न पत्र रहेंगे। यह करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और इसके बाद जो थर्ड पेपर है, हालांकि वह पेपर 1 रहेगा, वह है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे अच्छी बात है मित्रों कि इंग्लिश में आप चाहें तो 80 स्कोर कर सकते हैं और दैट विल बी योर स्कोर, और उसके आधार पर हो सकता है आपका मेरिट जाए। अच्छा, ये इंग्लिश कैसा होगा। ये इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। जैसे लिखिए कि ये है फाइंडिंग द एरर। कौन सा एरर है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। हैव यू फिनिश्ड द वर्क दैट आई हैव गिवन टू यू। इसमें कहां एरर है? आंसर लिखा हुआ 3। बट हाउ दिस 3 में क्या होता है? हैव यू फिनिश्ड क्लॉज है, सब क्लॉज है, ये सही है। द वर्क दैट ये सही है। ये जो लास्ट है आई हैव गिवन यू, आई हैव गिवन की जगह से यहां आई गेव होना चाहिए, आई गेव।
बिकॉज ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका जो वर्ब होगा वह भी पास्ट इंडेफिनिट रूप में जाएगा। यह सिंपल रूल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ए हाउस इन द हिल। अभी यहां पूछता है, आंसर शीट में देखिए आपको टू लिखा हुआ है, अर्थात सेकंड पार्ट में भूल है। क्या भूल है? वन ऑफ माई फ्रेंड, सिंस द फ्रेंड इज अ सिंगल पर्सन, मतलब जो दोस्त है वह एक है, अकेला है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो यह रूल कहता है, बेसिक रूल कहता है कि सिंगुलर नंबर अगर है तो उसके साथ अगला जो वर्ब है, वर्ब ऑफ पॉसेशन इसको बोलते हैं हैव, तो वह भी सिंगुलर नंबर में होगा। इसका मतलब है वन ऑफ माई फ्रेंड है तो यहाँ हैज होगा। इसका मतलब इस पार्ट में भूल है। और देख लेते हैं आगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। जैसे वी वॉच्ड द टीम वेरी गुड फुटबॉल एट द स्टेडियम यस्टरडे। फुटबॉल कौन खेलेगा? टीम खेलेगी। तो क्या करेगी? टीम क्या करेगी? प्ले करेगी। तो आप देखेंगे मेरे दिमाग में प्ले आया, बट यहां क्या है, प्ले के 4 फॉर्म दिए हुए हैं, टू प्ले, टू बी प्लेइंग, प्लेइंग एंड हैव बीन प्लेइंग। अब आपको यह जज करना है कि इसमें सही क्या होगा। हालांकि इसमें प्लेइंग लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, वॉच द टीम, व्हाट टीम वाज डूइंग, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस, वॉच द टीम वाज प्लेइंग नहीं है। इसका मतलब है कि वी वॉच द टीम प्लेइंग, दैट टीम वाज यहां साइलेंट है तो यहां प्लेइंग आएगा। यह अगर आपको सिंपल टेंसेज जो है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस के प्रारूप पता है तो ये आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए वी वॉच द टीम, टू प्ले नहीं होगा, बिकॉज टू प्ले अगर होता है तो उसके पहले कोई ऑर्डर देने वाले शब्द होंगे। वह ऑर्डर होगा, डिजायर होगा, इस तरह का शब्द होगा। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट दैट इज डिजायर, ठीक है। ही ऑर्डर टू गो, ही रिक्वेस्टेड टू प्ले, अर्थात ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा या डिजायर होगा तब टू प्ले का प्रयोग होगा उसके पहले, अदरवाइज नहीं होगा। टू बी प्लेइंग, दिस इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म, नहीं होगा। और हैव बीन प्लेइंग नहीं होगा। ही वॉच द टीम हैव बीन प्लेइंग, नहीं, बात नहीं बनती है। ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस पार्सिंग अगर आपको पता है तो हो सकता है। अगला हम एक प्रश्न लेते हैं। द टाइमली मेडिकल अटेंशन द पेशेंट वुड हैव डाइड, सॉरी, द टाइमली मेडिकल अटेंशन द पेशेंट वुड हैव डाइड, मतलब टाइमली मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता तो मरीज मर जाता। वुड हैव ये कंडीशनल सेंटेंस है या फिर हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसों में इन स्पाइट ऑफ द टाइमली मेडिकल, अगर इन स्पाइट ऑफ है तो उसके बाद वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा। किसी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ है तो वुड हैव नहीं होगा। अगला है बिकॉज ऑफ द टाइमली मेडिकल अटेंशन। अब चूंकि बिकॉज ऑफ लग गया मतलब ये काम हो चुका है तो भी द पेशेंट हैड डाइड होना चाहिए था, वो नहीं होगा बिकॉज ये कंट्रावेंशन हो जाता है। बट फॉर द टाइमली मेडिकल अटेंशन द पेशेंट वुड हैव डाइड, यहां यही होगा। हालांकि बहुत कम प्रयोग होता है बट ये चीज नोट कर लीजिए। इवन आफ्टर द अगेन यहां पेशेंट डाइड, मतलब सिर्फ एक बट फॉर है जिसके अनुसार यह सेंटेंस करेक्ट है। एक और सेंटेंस बताता हूं। अगला है द ड्रेस एंड द हेयर स्टाइल कंप्लीटली हर अपीयरेंस। क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में अमेंडेड, सुधार करना नहीं होगा, अलर्टेड, अडॉप्टेड, एडजस्टेड। अगेन अलर्टेड मतलब ये हो गया, क्या हो गया बताएं, आप लोग बताएं, विष्णु जी बताइए क्या होगा? तो यहाँ अलर्टेड होगा, हेयर स्टाइल कंप्लीट अलर्टेड, मतलब जैसे मान लीजिए मैं अभी ऐसे दिखता हूँ टकला जैसा, अचानक मैं कोई नया हेयर स्टाइल लगा लूँ तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। उसी तरह का एक भाव यहाँ आता है। एक और लेते हैं लास्ट। द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिस्पॉन्स विच फिट्स द सिचुएशन। फिट्स द सिचुएशन देखिए घुमा फिरा दिया है, कंडीशनल सेंटेंस की बात करता है। आई हैव गॉट ए कोल्ड, आई हैव गॉट ए कोल्ड। अगर आप किसी से कहेंगे कि मुझे सर्दी लग गई है तो थोड़ी बहुत तो सद्भावना जताएगा, ओहो, इस तरह की बातें। माय डियर आई रिग्रेट इट, ब्लेस यू। ब्लेस यू कब कहते हैं? जब आपको छींक आती है। आप छींक करें तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, वहां ब्लेस यू होता है। बट आप बता रहे हैं कि मुझे ठंडी है, सर्द लग गई है, ठंडी लग गई है, तो सामने वाला कहेगा ओहो बड़े दुख की बात है। तो यहाँ ओह डियर, ओह जो वर्ड है, ओह जो है वह दुख की बात बताता है, इसलिए इसका ऑप्शन लेंगे। एक और ले लेते हैं।
When it is going to stop raining? I wish. When it is going to stop raining? क्वेश्चन मार्क है, मतलब सामने वाला पूछ रहा है कि बारिश कब बंद होगी। I wish, काश, ये जो I wish है, काश क्या होता है, मुझे पता होता है। I know नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट रूप में आ जाता है। I knew, मुझे पता होता। जहां इस तरह की संभावनाएं होती हैं वहां न्यू का प्रयोग होता है। नो न्यू न्यू, ठीक है, यही होता है ना, नो न्यू न्यू, या नो नाउ 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 होता है। क्या होगा, नो न्यू न्यू, ये दो बार प्रयोग होता है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अब आप मित्रों स्वयं देखिए कि आपके सामने 3 तरह के प्रश्न पत्र हैं। तीनों प्रश्न पत्रों का हल यहाँ दिया हुआ है। मैं भी कभी कभी, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों पर चर्चा हो, तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। एलडीसी एग्जामिनेशन होने से पहले मैं आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा जहां तक हो सके आपको चीज़ें बता सकूं। अगले सत्र में मैं एलडीसीई का यूडीसी टू असिस्टेंट पर चर्चा करूंगा। उसके बाद वाले सत्र में असिस्टेंट टू एसएसओ पर चर्चा करूंगा। आपको पता है चीज़ें कहाँ मिलेंगी, मेरे साथ कैसे जुड़ पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगले सत्र में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आइए। आप कुछ हमसे पूछिए, कुछ हम आपसे पूछेंगे। प्रयास करेंगे हम उस दिन यूट्यूब पर लाइव हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।